तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत में जनगणना के संबंध में। इसके अलावा भारत में जनगणना की क्या स्थिति रही है और भारत में जनगणना को लेकर जो अधिनियम है वो क्या है और भारत में जनगणना का इतिहास क्या रहा है, इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम। तो देखें, सबसे पहले हम जानें कि जनगणना है क्या। तो हम पाएंगे कि जनगणना जो है किसी भी देश या देश के एक सुपरिभाषित हिस्से के सभी व्यक्तियों के एक विशिष्ट समय पर जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा को एकत्र करने, उनके संकलन करने, विश्लेषण करने और उनको प्रसारित करने की एक प्रक्रिया है। इसके अलावा जनगणना में यह जनसंख्या की विशेषताओं पर भी प्रकाश डालती है और भारतीय जनगणना जो है दुनिया में किए जाने वाले सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक है। यानी कि जो जनगणना है ये जनसंख्या की विशेषताओं पर प्रकाश डालती है, यानी कि बताता है कि किस आयु वर्ग के लोग कितने हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने वृद्ध हैं और कितने किस श्रेणी में आते हैं। ये सब चीज़ पूरा जनगणना के माध्यम से ही हमको पता चलता है। इसके अलावा जो भारत का जनगणना है इस पूरे संसार में किए जाने वाले सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक है। इसके अलावा ये जो जनगणना है ये बात करें कि किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो जो हमारे देश में जनगणना की जाती है तो 10 की जनसंख्या होती है। तो इसका संचालन महाराष्ट्र एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यानी कि भारत में जो जनगणना का कार्य है यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और वर्ष 1951 तक प्रत्येक जनगणना के लिए तदर्थ आधार पर जनगणना संगठन की स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें कि जनगणना के लिए हमारे देश में जो कानूनी या संवैधानिक प्रावधान हैं वो क्या है, तो हम देखेंगे कि जो जनगणना होता है यह जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत हमारे देश में जनगणना किया जाता है। और ये जो जनगणना अधिनियम है इसको बनाने के लिए विधेयक जो है भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पेश किया गया था। और जो जनगणना है भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना जो है संघ का विषय है, यानी कि केंद्र सरकार का विषय है। और यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। 7वीं अनुसूची के सूचीबद्ध है और यह क्रमांक की बात करें तो 69वें नंबर पर स्थित है। और अब बात करें कि जनगणना का देश में क्या महत्व है, तो जनगणना जो है यह सूचना का स्रोत है। यानी कि भारतीय जनगणना जो है भारत के लोगों की विशेषताओं के बारे में विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय जानकारी का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। यानी कि भारत के लोगों की जो विशेषताओं के बारे में जो विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय जानकारी है उनका सबसे बड़ा इकलौता स्रोत है, जो यह बताता है कि किस वर्ग के, किस आयु समूह के और कितने कमाने वाले लोग कहाँ कहाँ निवास करते हैं, उनके आय का साधन क्या काम करते हैं। ये पूरी जानकारी जो है जनगणना के माध्यम से सरकार को मिल जाता है। इसके अलावा जो शोधकर्ता होते हैं वो जनसंख्या के विकास और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने और अनुमान लगाने के लिए जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करते हैं। यानी कि सरकार अगर कोई भी नियम या कुछ ऐसा कोई योजना लाती है तो वह जनगणना का प्रयोग करके ही एक बड़े लक्षित समूह को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग करती है, यानी कि आंकड़ों का उपयोग करती है। इसके अलावा जो सुशासन है, सुशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जनगणना। तो जनगणना के माध्यम से जो एकत्र डाटा किए जाते हैं उनका उपयोग प्रशासन, योजना और नीति निर्माण के साथ साथ सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इसके अलावा सीमांकन के लिए भी किया जाता है। जनगणना के आंकड़ों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन और संसद, राज्य विधानसभाओं का तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व के लिए आवंटन के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा व्यवसायों की बेहतर पहुंच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो व्यवसायिक घरानों और उद्योगों के लिए भी जनगणना के जो आंकड़े होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि वे उन क्षेत्रों तक जहां तक अब तक उनकी पहुंच नहीं थी में अपने व्यवसाय को मजबूती प्रदान करने के लिए योजना बना सके। इसके अलावा अनुदान देना, तो जो वित्त आयोग है जनगणना के माध्यम से ही उपलब्ध जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर राज्यों को अनुदान प्रदान करने का कार्य करता है। आंकड़े होते हैं इनके सूचना की गोपनीयता होती है, यानी कि जनगणना के दौरान एकत्र की गई जानकारी इतनी गोपनीय होती है कि
यह न्यायालयों के लिए भी सुलभ नहीं होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन सूचनाओं को गुप्त रखा जाता है। और जो जनगणना अधिनियम 1948 है, इसके द्वारा गोपनीयता की गारंटी दी जाती है। तो कानून जो है सार्वजनिक और जनगणना अधिकारियों दोनों के लिए गैर अनुपालन या अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन पर दंड निर्दिष्ट करता है। यानी कि जो व्यक्ति जनगणना का कार्य करते हैं वो किसी भी स्तर पर सूचनाओं को कहीं पर भी लीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें स्पष्ट रूप से दंडित किया जाता है। और जनगणना के इतिहास के बारे में अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले हम देखें कि प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो प्राचीन इतिहास की तरफ अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में हमें इसका उपलब्ध साक्ष्य मिलते हैं कि प्रारंभिक साहित्य जो है ऋग्वेद, उससे पता चलता है कि भारत में 800 से 600 ईसा पूर्व के समय एक प्रकार की जनसंख्या गणना को बनाए रखने के लिए किया गया था। इसके अलावा अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, ये जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि मौर्य काल की अगर हम बात करें तो जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, उन्होंने कराधान हेतु राज्य की नीति बनाने के एक उपाय के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रहण निर्धारित किया। तो यहाँ से मिल जाता है एक प्राचीन भारत से। अब मध्यकालीन की अगर हम बात कर लें तो आईने अकबरी, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में प्रशासनिक रिपोर्ट जो आईने अकबरी है, इसमें जनसंख्या, उद्योग, धन और अन्य कई विशेषताओं से संबंधित व्यापक आंकड़े शामिल थे। तो अगर हम बात करें तो जो जनगणना का इतिहास है भारत के संदर्भ में प्राचीन और मध्यकालीन दोनों ही समय में मिलता है। प्राचीन काल में ऋग्वैदिक काल और मौर्य काल में और मध्यकाल में अकबर के समय। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करें कि जो अब तक भारत में स्वतंत्रता से पहले जनगणना हुई है उसको अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि जो सबसे पहला या प्रारंभिक प्रयास किया गया तो जनगणना का इतिहास जो है भारत में 1800 ईस्वी से तब शुरू हुआ जब इंग्लैंड ने अपनी जनगणना शुरू की थी। इसके अलावा इसकी निरंतरता में जेम्स प्रिंसेप, ये वही जेम्स प्रिंसेप हैं जिन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता पाई थी। इन्होंने सबसे पहले 1824 में इलाहाबाद में और बनारस में 1827 से 28 में जनगणना करवाई थी जेम्स प्रिंसेप ने भारत के संदर्भ में। और एक भारतीय शहर जिसकी अगर हम बात करें कि पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी तो सन 1830 में हेनरी वाल्टर के द्वारा ढाका में किया गया था, जो कि अब बांग्लादेश में है, में आयोजित की गई थी। इसके अलावा जो दूसरी जनगणना हुई थी वर्ष 1836-37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज के द्वारा की गई थी। इसके अलावा वर्ष 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या का पंचवर्षीय संचालन करने का आदेश दिया था। और पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना यानी कि अव्यवस्थित जनगणना की अगर हम बात करें, अव्यवस्थित जनगणना की, तो यह 1872 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के समय आयोजित की गई थी। यह भारत का प्रथम अनियमित जनगणना माना जाता है जो 1872 में किया गया था। और जो पहली तुल्यकालिक जनगणना हुई थी यानी कि नियमित जनगणना, तो यह जनगणना 17 फरवरी 1881 को ब्रिटिश शासन के तहत WC प्लोडेन जो कि भारत के जनगणना आयुक्त थे, इनके द्वारा करवाई गई थी। और इस समय अगर हम बात करें कि जो जो गवर्नर जनरल कौन थे तो वो लॉर्ड रिपन थे। और तब से मतलब जब 1881 में पहली बार जनगणना हुआ तो उस समय जो भारत के जनगणना आयुक्त थे वो WC प्लोडेन थे, तो उनके द्वारा करवाई गई। और तब से हर 10 साल में एक बार में निर्बाध रूप से जनगणना जो है कराती जाती रही है, तब से लगातार ये हो रहा है। अब थोड़ी सी हम देख लें कि जो भारत की जनगणना के संबंध में जो कुछ प्रमुख घटनाएं हुई हैं या क्या निष्कर्ष निकले हैं उसको देख लें। तो अब तक जो हमारे देश में है नियमित रूप से 15 बार जनगणना की जा चुकी है। तो सबसे पहले जनगणना की अगर हम बात करें तो जो कि सन 1881 में हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश भारत के पूरे महाद्वीप जिसमें कश्मीर, फ्रेंच तथा पुर्तगाली उपनिवासों को छोड़कर कि जो जनसांख्यिकी थी, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं के वर्गीकरण पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, दूसरी जनगणना जो कि इस वर्ष 1891 में हुआ था, तो यह लगभग वर्ष जो है 1881 की जनगणना के समान पैटर्न पर ही आयोजित की गई थी। इसके अलावा इसमें 100% कवरेज के प्रयास किए गए और वर्तमान जो म्यांमार है उसके ऊपरी हिस्से, कश्मीर और सिक्किम को भी दूसरी जनगणना जो कि सन 1891 में हुई थी उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया पहली जनगणना और दूसरी जनगणना की कुछ प्रमुख बातें। अब हम देखेंगे जो तीसरी जनगणना हुई थी वर्ष 1901 में, तो उसमें क्या हुआ था
बलूचिस्तान, राजपूताना, अंडमान निकोबार, बर्मा, पंजाब और कश्मीर के सुदूर इलाकों को भी जनगणना के कार्य में शामिल किया गया था। यानी कि जो तीसरी जनगणना हुई थी सन 1901 में, इसमें इन क्षेत्रों के सुदूर इलाकों को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा पांचवी जनगणना की अगर हम बात करें, जो कि एक वर्ष 1921 में हुआ था, जिसे कि महान विभाजनकारी वर्ष माना जाता है, तो 1911 से 1921 का दशक अब तक का एकमात्र ऐसा दशक रहा है जिसमें जनसंख्या में 0.31% की दशकीय गिरावट देखी गई थी। और यह वो दशक था जब वर्ष 1918 में फ्लू महामारी का देश में पूरे संसार में प्रकोप फैला हुआ था, जिसमें कम से कम 12 मिलियन लोगों की जान गई थी। और भारत की जनसंख्या जो है वर्ष 1921 की जनगणना तक लगातार बढ़ रही थी और वर्ष 1921 की जनगणना के बाद भी यह वृद्धि जारी है। और इसीलिए वर्ष 1921 का जो जनगणना वर्ष है, उसको भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 11वीं जनगणना हुई, बहुत ही ज्यादा 1971 में जान गई थी। इसकी अगर हम बात करें तो ये स्वतंत्रता के बाद जब भारत आजाद हुआ तो भारत की अब आगे देखेंगे थी। और इसने वर्तमान में विवाहित महिलाओं की प्रजनन क्षमता के बारे में जानकारी के लिए एक प्रश्न का कॉलम जोड़ा। इसके अलावा जो 13वीं जनगणना हुई वर्ष 1991 में, तो स्वतंत्र भारत की यह 5वीं जनगणना थी। इसके अलावा 13वीं जनगणना में ही इस जनगणना में साक्षरता की अवधारणा को बदल दिया गया और 7+ आयु वर्ग के बच्चों को साक्षर माना गया। हालांकि वर्ष 1981 की तुलना में जब 4 वर्ष के बच्चों को साक्षर माना जाता था, तो इसमें ऐसा किया गया कि अब नहीं, अब जो 7 वर्ष के बच्चे हैं उनको साक्षर माना जाएगा। ये थोड़ी सी 13वीं जनगणना में चेंज की गई है ना। और अब बात करें 14वीं जनगणना की, जो वर्ष 2001 में हुई, तो इसमें क्या था, जो 14वीं जनगणना हुई, प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर इसमें एक बड़ी छलांग लगाई गई। इसमें क्या हुआ कि जो चरण थे जनगणना के, तो चरणों के शेड्यूल को हाई स्पीड स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया था और शेड्यूल के हस्तलिखित डेटा को इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडिंग यानी कि ICR के माध्यम से डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया था। और ये जो ICR है, ये क्या करता है, जो छवि फाइल होते हैं उनको हस्तलेखन को कैप्चर करती है। और ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि OCR तकनीक का एक उन्नत संस्करण होता है, जिसमें कि मुद्रित वर्ण कैप्चर किए जाते हैं। यानी कि जो 14वीं जनगणना 2001 हुआ, यह एक प्रकार के तकनीकी रूप से सुव्यवस्थित जनगणना था, जिसमें तकनीक का बेहतरीन उपयोग किया गया था। अब 15वीं जनगणना की बात करें, जो कि वर्ष 2011 में हुआ, इसके बाद अभी हुआ नहीं। खैर, तो जो 15वीं जनगणना हुई वर्ष 2011 में, तो इसमें क्या हुआ था, जो EAG राज्य थे यानी कि जो अधिकार प्राप्त कार्रवाई समूह यानी कि इम्पॉर्ड एक्शन ग्रुप के माध्यम से की गई। और इसमें क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा के मामले में पहली बार महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई थी। तो ये हो गया 15वीं जनगणना। अब थोड़ी सी बात कर लें 16वीं जनगणना के बारे में। तो 2021 जनगणना होना था पर हुआ नहीं। अब जनगणना 2021 को कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया था। हालांकि यह पहली डिजिटल जनगणना होती अगर यह हो जाती, जिसमें स्वगणना का भी प्रावधान होता। और यह पहली बार है कि मतलब अगर ये 16वीं जनगणना 2021 होता, तो पहली बार ऐसा होता कि ऐसे परिवार और परिवारों में रहने वाले सदस्यों की जानकारी एकत्र की जाती जिनका मुखिया कोई ट्रांसजेंडर होता। इसके अलावा ये जो 16वां जनगणना है 2021 का जो होता, तो यह केवल इसमें क्या था कि एक ही कॉलम दिया गया था, महिला और पुरुष दोनों के लिए एक कॉलम दिया गया था। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण इस मामले में था कि इसमें परिवार में रहने वाले सदस्यों की जानकारी एक ऐसे एकत्र किया जाता जिसका कोई मुखिया जो था वो ट्रांसजेंडर होता। इसके अलावा अब थोड़ी सी हम बात कर लें एक स्पेशल चीज़ जो कि अभी चलता है, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी कि SECC यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। तो जो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना है, ये सन 1931 के बाद पहली बार देश में वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी। पहली बार इसलिए कहा जा रहा है कि 1931 में क्या है, देश आज़ाद नहीं था, जबकि 2011 में देश हमारा आज़ाद है। तो इसके लिए कहा जाता है कि 1931 के बाद पहली बार वर्ष 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित की गई थी। तो इसके तहत क्या किया गया था, जो ग्रामीण और शहरी भारत के प्रत्येक भारतीय परिवार के बारे में जानने का प्रयास किया गया है और उनकी निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जाती है। पहला तो यह है
की आर्थिक स्थिति के बारे में, ताकि केंद्र राज्य प्राधिकरण इसका उपयोग गरीबी या वंचित व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए कर सके और इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो संकेतक हैं उसको विकसित किया जा सके, इसके लिए किया गया। इसके अलावा विशिष्ट जाति का नाम, सरकार को यह पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कि कौन से जाति समूह आर्थिक रूप से बदतर स्थिति में है और कौन से बेहतर, तो इस चीज़ को भी क्लियर करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना सन 2011 में कराई गई थी। तो बहुत सारे स्कीम जो अभी नए नए जो चालू हुए हैं वो इन्हीं जनगणना के आंकड़ों पर आधारित थे, इसके लिए यह जनगणना सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई गई थी। तो सरकार का प्रयास ये होता है कि इन मतलब ऐसे सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के माध्यम से समाज के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा विशेष सूचना प्राप्त हो सके वह सूचना प्राप्त करे और उन्हीं के अनुसार काम करे। तो बहुत सारे नियम जो 2014 के बाद लाए गए वो इन्हीं जानकारी पर आधारित थे। और अब आगे थोड़ी सी हम देख लें कि ये जो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना होती है, तो जनगणना और सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना के बीच क्या अंतर होता है। तो मेन इसमें क्या है, कवरेज का क्षेत्र का अंतर होता है। तो क्या है कि जो जनगणना है ये भारतीय जनसंख्या का एक मानचित्र प्रदान करती है, जबकि जो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना होती है ये राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहायता के लाभार्थियों की पहचान करने का एक उदाहरण होता है। इसके अलावा डेटा की गोपनीयता होती है इसमें। तो जो जनगणना के आंकड़े हैं उनको गोपनीय माना जाता है, जबकि जो जातिगत, आर्थिक और सामाजिक जनगणना होता है इसके आंकड़े जो हैं सरकारी विभागों द्वारा लोगों को लाभ देने या अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। और जनगणना में जबकि ऐसा नहीं होता, वो डाटा बिल्कुल सिक्योर होता है। इसके अलावा अब हम बात करें कि जो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना होते हैं इसका महत्व क्या है। तो इसका पहला महत्व तो ये है कि असमानताओं का बेहतर तरीके से मानचित्रण किया जाता है। तो इस जनगणना में व्यापक स्तर पर असमानताओं के मानचित्रण की क्षमता होती है और इससे जाति आधारित सकारात्मक कार्रवाई या कल्याणकारी योजनाओं के लिए सांख्यिकी औचित्य जो है स्थापित करना उपयोगी होता है और कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो यह कानूनी रूप से भी अनिवार्य है क्योंकि अदालतों को आरक्षण के मौजूदा स्तरों का समर्थन करने के लिए मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता होती है। मतलब ये है कि चूंकि न्यायालय को कुछ मामलों में निर्णय देने के लिए डेटा की आवश्यकता होती है, तो डेटा मिलेगा कैसे, तो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना से ही वो सब डेटा अदालत को या न्यायालय को मिलता है। इसकी वजह से इसका एक विशेष महत्व है। इसके अलावा संवैधानिक जनादेश है, ये भी है। भारत का संविधान भी जाति जनगणना कराने का पक्षधर है। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 340 जो है वह अनुच्छेद 340 जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने और सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिश करने के लिए आयोग की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है। तो ये जो है सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना का एक विशेष महत्व है। ठीक है। तो बस इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बात कर रहे हैं जनगणना के बारे में। तो साथियों, कैसा लगा ये वीडियो आपको ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।